प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर पुस्तक भूगोल उड़ान कार्य पुस्तिका के सभी कार्यपत्रक हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का कार्यपत्रक 1। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। दक्षता, पहले दक्षता लिखी हुई है। अपने आसपास प्रदूषण के कारकों का विश्लेषण करते तथा उन्हें कम करने के उपायों की सूची बनाते हैं। तो यहाँ आप देखो, ये ऊपर वायुमंडल है, ये जलमंडल है, ये स्थलमंडल है और इन तीनों को इकट्ठा जैवमंडल के अंदर सम्मिलित करते हैं। तो पर्यावरण से हमारा क्या अभिप्राय है, पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा है। तो हमारे चारों ओर का वह स्थान जहाँ हम रहते हैं जैविक व अजैविक पर्यावरण के घटक हैं। पृथ्वी के विभिन्न परिमंडल कौन से हैं? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? जैवमंडल कहा जाता है। निम्नलिखित पर्यावरण के घटकों को प्राकृतिक और मानव निर्मित प्रकारों में बांटो। तो जल क्या है? प्राकृतिक घटक है। उद्योग क्या है? मानव निर्मित है। वायु क्या है? प्राकृतिक घटक है। धुआं क्या है? मानव निर्मित है। वाहन क्या है? मानव निर्मित है। पार्क को भी मानव निर्मित बोलेंगे। सड़क मानव निर्मित है। परिवार मानव निर्मित है। आगे है इसके बाद, कई मानवीय क्रियाएं पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। पेड़ काटना, औद्योगिक अपशिष्ट, गंदगी आदि। आपके अनुसार तालिका 1 में दिए गए कौन से घटक पर्यावरण प्रदूषण के कारण हो सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो तालिका 1 के अंदर दिए गए उसमें उद्योग, धुआं और वाहन पर्यावरण प्रदूषण के कारण हैं। अपने आसपास के क्षेत्र से कोई मानवीय क्रियाकलाप ढूंढो जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है, उसके कारण और प्रभाव लिखें। हमारे घर के पास एक प्लास्टिक फैक्ट्री है जिससे धुआं व हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके बाद में है प्यारे बच्चों, पूछा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। हमें पर्यावरण दिवस किस तरह मनाना चाहिए? तो आप पर्यावरण दिवस पर देखते हो लोग क्या करते हैं, पौधारोपण करते हैं। तो पौधारोपण करके मनाना चाहिए। इसके बाद में अध्याय हमारी पृथ्वी के अंदर कार्यपत्रक 2। चित्र में पृथ्वी की प्रमुख आंतरिक परतें, सेलों के प्रकार था वायुमंडल की परतों को पहचानते हैं। तो यहाँ आप अगर चित्र देखोगे तो प्यारे बच्चों, यहाँ पृथ्वी जो है वो एक सेब की तरह होती है। मान लो सेब का सबसे बाहरी जो छिलका है वो भूपर्पटी होता है, उसको हम कहते हैं भूपर्पटी। इसके बाद में अंदर होता है प्रावार और उसके बाद में होता है क्रोड। ठीक है, तो इनके देखो, ये करोड़ भाग है जिसके अंदर ठोस और द्रव दिखाया हुआ है। इसके बाद में यहाँ मेंटल भाग है। इसके बाद में ये भूपर्पटी है ऊपर वाला, और इनकी मोटाई भी दिखाई हुई 2900 किलोमीटर तक ये है। और ये भूपर्पटी 0 से 100 किलोमीटर है, ऐसे दिखाया हुआ है। तो इस चित्र को देखकर हमें आंसर देने, चित्र देखकर बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की रचना किस प्रकार है। तो मैंने आपको यहाँ बताया, देखो सेब की तरह है। छिलका भूपर्पटी को बताएगा, खाने वाला भाग प्रावार को, बीज वाला भाग क्रोड को बताएगा। वह पतली ठोस परत जो पृथ्वी को बाहर से घेरे हुए, तो सबसे बाहर वाली परत कौन सी है? भूपर्पटी। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या है? तो क्या है प्यारे बच्चों? क्रोड है। भूपर्पटी और आंतरिक क्रोड के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? तो बीच वाला भाग जो प्रावार होता है उसको क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। तो ये बात सत्य है। आगे है, नीचे दिए गए प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों को पहचान कर उनके नीचे इनके नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, पहला जो ये जो चित्र है ये लाल किले का चित्र है जो दिल्ली के अंदर है। ये ताजमहल का चित्र है, ये ताजमहल का जो चित्र है आगरा के अंदर है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल लाल किला खालिस्तान में स्थित है। तो यहाँ खालिस्तान होना चाहिए था, क्या आएगा? दिल्ली में स्थित है। और यह किससे बना है? तो प्यारे बच्चों, बलुआ पत्थर से निर्मित है। जबकि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल संगमरमर का अद्वितीय नमूना है जो आगरा की यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। आगे चित्र देखकर सामने दिए गए सेल चक्र को पूरा कीजिए और विभिन्न सेलों के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो ये चित्र देखना है आपको, ये वाला। तो यहाँ आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, जो आग्नेय सेलें हैं, आग्नेय, ये किस में बदलती हैं? अवसादी में। अवसादी किस में बदलती है? कायांतरित में। और कायांतरित ऐसे एक दूसरे में बदल रही हैं। तो यहाँ इसमें आएगा आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। ये एक चक्कर चलता है, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, 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 ऐसे बदलती हैं। आगे इसके बाद में है कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में क्या है प्यारे बच्चों?
वायुमंडल के संगठन का एक संरचनात्मक चित्र दिया हुआ है जिसके अंदर 78% तो नाइट्रोजन है और ये 21% यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, और इसके बाद में अन्य सभी 0.4% है, आर्गन 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखो वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों को अवरोही क्रम में, उतरते क्रम में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, इसके बाद में ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य सभी। आगे है वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न परतों के नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, पहली जो परत होती है वो क्षोभ मंडल होती है, उसके बाद समताप मंडल होती है, उसके बाद मध्य मंडल होती है, उसके बाद ताप मंडल होती है, उसके बाद बाह्य मंडल होती है। तो यहाँ पर बताया है नीचे वाली अक्षोभ मंडल, इसके बाद में समताप मंडल, इसके बाद में मध्य मंडल, इसके बाद में ताप मंडल और इसके बाद में बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। ठीक है। कौन सी वायुमंडलीय परत वायुयान को उड़ाने के लिए उपयुक्त है? तो प्यारे बच्चों, कौन सी है? समताप मंडल है। इसके बाद में उचित मिलान कीजिए कॉलम कै का ख से। तो मैंने यहाँ पर किया वो जीवनदायिनी गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें से कौन सी होती है? क्षोभ मंडल, क्योंकि इसमें यहाँ नीचे वायुमंडल है। हरित गृह प्रभाव किसके कारण से होता है प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से होता है। ओजोन परत में ओजोन गैस है। और सबसे भारी परत क्या है? बहिर्मंडल है। ठीक है। आगे, वायुमंडल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो प्यारे बच्चों, वायुमंडल में जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। इसके बाद में है कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 में क्या है? विभिन्न आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा आदि के दौरान किए जाने वाले बचाव कार्य को विस्तार से बताते आपदाओं तथा विपत्ति के कारकों पर विचार व्यक्त करें। तो प्यारे बच्चों, पहला जो चित्र है यहाँ पर भूकंप का चित्र दिखाया गया है। इसके बाद में बाढ़ का चित्र है। इसके बाद में यहाँ पर आग लगी हुई है। इसके बाद में यहाँ ये जो चित्र है सुनामी आई हुई है। तो यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो, बताइए आप इनमें से क्या देख पा रहे हैं? तो पहला भूकंप का है, दूसरा बाढ़ का है, तीसरा आग लगने का है, चौथा सुनामी का है। इनमें जो आपदाएं जैसे बाढ़, सुनामी, भूकंप, आग, गैस लीकेज, औद्योगिक आपदा आदि आप देख रहे हो, उनके कारणों के बारे में बताएं। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपदाएं हैं वनोन्मूलन के कारण आती है, औद्योगिकरण के कारण है, उर्वरक कीटनाशकों का प्रयोग है, वाहनों की बढ़ोतरी है, यानी लगातार जनसंख्या बढ़ने के कारण से वाहन भी बढ़ रहे हैं। आप इन आपदाओं को मानवीय और प्राकृतिक कारकों के आधार पर छांटिए। तो मानवीय कौन से हो जाएंगे? आग, गैस लीकेज, औद्योगिक आपदा, ये हमारे कारण होते हैं। बाढ़, सुनामी, भूकंप क्या हमारे द्वारा आते हैं? नहीं, ये अपने आप प्राकृतिक हैं, हमें नहीं पता चलता कब आ जाए। इन आपदाओं से होने वाले नुकसान की सूची बनाइए। संकेत अध्यापक विद्यार्थियों के समूह बनाकर अलग अलग आपदा पर लिखने को कहेंगे। जैसे बाढ़ में क्या है? बाढ़ का कारण अत्यधिक जल प्रवाह, जिसके कारण पेड़ पौधे जीव जंतु मर जाते हैं, प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो जाता है। भूकंप क्या होता है प्यारे बच्चों? भूकंप के कारण जो मकान व पेड़ पौधे जीव जंतु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो आप 3-4 आपदाओं के बारे में आप खुद से लिख सकते हो। कल्पना करो अगर आप स्कूल समय के दौरान भूकंप आ जाए तो आप अपने बचाव के लिए क्या करोगे? आइए चित्रों के माध्यम से समझे कि भूकंप के दौरान क्या करें और क्या न करें। चित्र को देखो। भूकंप आने पर जो करना चाहिए उसके सामने सही का निशान लगाना है और जो नहीं करना चाहिए गलत का। पहला जो है, यहाँ आप देखो एक बच्चा जो है वो तारों के नीचे खड़ा हुआ है। अगर भूकंप आएगा तो टूट करके ऊपर गिर सकती है, तो ऐसा करना गलत है। यहाँ पर ये जो व्यक्ति है लिफ्ट के अंदर खड़ा है, तो लिफ्ट में भी रहना गलत है। यहाँ देखो एक जो मकान है, मकान से बच्चे और जो पूरा परिवार बाहर आ गया है, तो ये बात सही है, बाहर आ जाना है भूकंप के समय। ये गलत है। एक आदमी है वो बड़ी ऊंची सी मीनार के पास खड़ा है, तो भूकंप आएगा ये उसके ऊपर गिर सकती है, तो ये गलत है। आगे है प्यारे बच्चों, यहाँ भूकंप आने पर मेज के नीचे आश्रय लेना चाहिए। आपकी 7वीं क्लास की साइंस में भूकंप से बचाव में मेज के नीचे आपको छिप जाना चाहिए, सही है। इसके बाद में खिड़की बंद करके घर के अंदर बैठ जाएं, ये गलत है। यहाँ पर देखो, ये यहाँ इस मीनार के पास खड़े हैं, तो ये भी गलत है। और यहाँ अगर आप किसी मकान के अंदर एकदम से भूकंप आ जाए तो अपने सर के ऊपर इस तरीके से हाथ रख के बैठ जाएंगे, तो ये भी सही है। आगे है पशुओं को खोल देंगे, तो ये भी सही है। गाड़ी के अंदर बिल्कुल नहीं बैठे रहेंगे, ये गलत है। आगे है कार्यपत्रक 5।
कार्यपत्रक 5 में है, विश्व के विभिन्न जलवायु प्रदेशों में रहने वाले लोगों के जीवन तथा भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के जीवन से अंतर संबंध स्थापित करते हैं। तो दिए गए भारत के मानचित्र पर आप किस जलवायु प्रदेश को देख पा रहे हैं? ये जो जलवायु का मानचित्र है, यहाँ पर हम जो देखेंगे, अगर आप अपनी बुक में देखोगे, यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और बेसिन। मैदानी भागों में किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है? तो खेती कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। चित्र में की जाने वाली क्रियाओं का विश्लेषण करें और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो प्यारे बच्चों, पहला जो है, यहाँ पर धान का रोपण किया जा रहा है। इसके बाद में यहाँ पर चाय की पत्तियाँ जो है, चाय के बागान है, चाय चुन रही हैं महिलाएं। तो इस आगे है खालिस्तान। धान तथा चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल हैं। उत्तर पूर्वी भारत खालिस्तान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में भारत चाय एक खालिस्तान फसल है, तो प्यारे बच्चों पेय फसल है। सीढ़ीदार खेती खालिस्तान क्षेत्रों में की जाती है, तो ढलवां क्षेत्रों के अंदर की जाती है। आगे हैं, यह किस भौतिक स्वरूप से संबंधित है? तो यहाँ आप देख रहे हो प्यारे बच्चों, ये एक मरुस्थल है, रेत ही रेत पड़ी है, तो शुष्क मरुस्थलीय एक क्षेत्र है। भारत के क्षेत्र में पाए जाने वाले इस प्रकार की स्थलाकृति का नाम लिखें, तो थार का मरुस्थल। इसके बाद आगे है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो प्यारे बच्चों, मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर कैक्टस या नागफनी, खेजड़ी, कनेर, बबूल, यानी जो पत्तियां होती है बिल्कुल छोटी होती हैं या होती नहीं। रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। आगे दिए गए मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखते हुए उष्ण और ठंडे स्थानों के नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, देखो किस प्रकार उष्ण और ठंडे मरुस्थल एक दूसरे से भिन्न है। तो पहले मैंने नाम लिख दिए, सारा और थार गर्म है, उष्ण है। इसके बाद में ठंडे हैं, गोबी, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल। तो उष्ण मरुस्थल वाले में क्या होता है? तापमान अधिक रहता है, धूप व रेत की अधिकता होती है, लाल या नारंगी रंग के होते हैं। ठंडे मरुस्थल जो होते हैं वो कम तापमान वाले होते हैं, बर्फ़ हिम पृथ्वी से ढकी रहती है, बर्फ़ हिम से पृथ्वी ढकी रहती है, धूसर होते हैं, धूसर रंग के होते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों भूगोल के सभी कार्यपत्रक जो हमने किए। धन्यवाद।